बीरबल और दरबार का चोर कौवा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने न्याय, संस्कृति और विद्वानों की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। महल के भीतर स्थित राजकोष से एक अत्यंत कीमती नीलम हार चोरी हो गया। ये हार महारानी जोधा को उनके जन्म दिवस पर भेंट किया गया था। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। महल की सुरक्षा अभेद्य मानी जाती थी। फिर ये चोरी कैसे हुई? शुरुआत में यह समझा गया कि कोई सेवक या रक्षक ही चोर हो सकता है। महल के सब दरवाजे बंद थे, कोई बाहर से आ नहीं सकता था। अकबर ने कड़ा आदेश दिया, अगर 7 दिनों के भीतर हार नहीं मिला तो पूरे सुरक्षा दल को सजा दी जाएगी। बीरबल, जो अकबर के प्रमुख सलाहकार और एक अद्वितीय बुद्धिमान व्यक्ति थे, दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सम्राट से निवेदन किया, जहांपनाह, कृपा कर मुझे 7 दिनों का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। अकबर ने सहमति दी, पर उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। पहली रात उड़ता हुआ साया। बीरबल ने सबसे पहले महल की छतों, दीवारों और गलियारों का निरीक्षण किया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, बीरबल ने कुछ हलचल महसूस की। उन्होंने देखा कि एक काला साया आकाश में एक छत से दूसरी छत पर उड़ता हुआ गया। वो कौवे जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका आकार कुछ बड़ा था। बीरबल ने मन ही मन कहा, क्या ये केवल एक साधारण पक्षी है या कोई संकेत? दूसरी सुबह सुराग। अगली सुबह बीरबल ने उस जगह की तलाशी ली जहां से साया उड़ता हुआ देखा गया था। छत की किनारी पर नुकीली नाखूनों की खरोंचें थी। नीचे जमीन पर एक छोटी सी चमकीली चीज पड़ी थी, नीलम की एक बूंद, बिल्कुल उस हार जैसी। अब बीरबल का शक गहराया। क्या चोर सच में इंसान नहीं बल्कि कोई पक्षी हो सकता है, या फिर कोई चोर इस पक्षी की मदद से चोरी कर रहा है? तीसरे दिन दरबारी कौवे की कहानी। बीरबल दरबार में पहुंचे और पूछताछ शुरू की। तभी एक बूढ़ा दरबारी बोला, हुजूर, वर्षों पहले एक कौवा महल में बहुत आता था। उसे लोग राजा कौवा कहते थे। बहुत चालाक था, दरबारियों की चीजें चुराकर छतों पर ले जाता। बीरबल की आंखों में चमक आई। क्या वो कौवा अब भी आता है? कभी कभी, पर अब वो अकेला नहीं होता। कहते हैं उसके साथ और केवे भी होते हैं, और वे सामान्य पक्षी नहीं लगते। चौथा दिन जंगल का रहस्य। बीरबल ने 2 गुप्तचरों को जंगल की दिशा में भेजा, जहां से कौवे अक्सर उड़ते आते थे। दिन ढलते ढलते वे लौटे और बोले, महाराज, जंगल के भीतर एक पुराना खंडहर है। वहां बड़ी संख्या में कौवे एकत्र रहते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि वहां चमकती चीजों का ढेर है। बीरबल अब पूरी कहानी को जोड़ने लगा था। 5वां दिन चोर कौन? कौवा या कोई और? बीरबल ने महल की छत पर एक झूठा हार रखा, बिल्कुल असली हार की तरह दिखने वाला। उन्होंने रात भर पहरा भी लगाया। आधी रात को वही काला साया आया और हार को अपने पंजों में जकड़कर उड़ गया। बीरबल ने तुरंत पीछा शुरू किया, घोड़े पर, चुपचाप, बिना किसी को जगाए। कौवा सीधा जंगल की तरफ उड़ गया और एक पेड़ के नीचे गायब हो गया। 6ठा दिन खंडहर की खोज। सुबह होते ही बीरबल जंगल पहुंचे और उस पेड़ की तलाशी ली। नीचे जमीन में एक छेद था, जिसे सूखी टहनियों से छिपाया गया था। उसमें उतरने पर एक संकरा सुरंग मिली, जो एक खंडहर में जाकर खुलती थी। खंडहर के भीतर अचंभा, कीमती गहनों, मोहरों और अन्य वस्तुओं का अंबार लगा था। पर वहां केवल केवे नहीं थे, वहां एक व्यक्ति भी था। चेहरे पर मास्क, हाथों में दस्ताने और शरीर पर काले रंग की पोशाक। बीरबल ने कहा, तो ये तुम हो, दरबार का चोर। लेकिन उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, चोर? मैं तो केवल उन कौवों का दोस्त हूं जिन्हें तुम लोग डर और शक की निगाह से देखते हो। असली चोर कोई और है, बीरबल। तुम सोच भी नहीं सकते कौन। 7वां दिन चौंकाने वाला मोड़। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार लाया।
उसका मास्क हटाया गया और सभी चौंक गए। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि महारानी का बचपन का मित्र अमरजीत था, जो वर्षों पहले गुम हो गया था। अकबर ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? अमरजीत ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी ने भेजा था, कोई जो दरबार के बहुत करीब है। वो चाहता है कि अकबर का विश्वास अपने वफादारों से उठ जाए। वो चाहता है कि तुम बीरबल को भी शक की निगाह से देखो। अकबर और बीरबल दोनों सन्न रह गए। बीरबल ने पूछा, कौन है वो? क्या तुम नाम बताओगे? अमरजीत हंसा, नाम? अभी नहीं। हर कहानी का रहस्य एक ही बार में उजागर नहीं होता, बीरबल साहब। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की, पर उनके मन में भी अब शक की हल्की सी परछाई थी। महल की दीवारें चुप थी, पर किसी को नहीं पता था कि उस रात एक और कौवा महल की मीनार पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके पंजों में एक और वस्तु थी। शायद अगली चोरी की तैयारी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने न्याय, संस्कृति और विद्वानों की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। महल के भीतर स्थित राजकोष से एक अत्यंत कीमती नीलम हार चोरी हो गया। ये हार महारानी जोधा को उनके जन्म दिवस पर भेंट किया गया था। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। महल की सुरक्षा अभेद्य मानी जाती थी। फिर ये चोरी कैसे हुई? शुरुआत में यह समझा गया कि कोई सेवक या रक्षक ही चोर हो सकता है। महल के सब दरवाजे बंद थे, कोई बाहर से आ नहीं सकता था। अकबर ने कड़ा आदेश दिया, अगर 7 दिनों के भीतर हार नहीं मिला तो पूरे सुरक्षा दल को सजा दी जाएगी। बीरबल, जो अकबर के प्रमुख सलाहकार और एक अद्वितीय बुद्धिमान व्यक्ति थे, दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सम्राट से निवेदन किया, जहांपनाह, कृपा कर मुझे 7 दिनों का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। अकबर ने सहमति दी, पर उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। बीरबल ने सबसे पहले महल की छतों, दीवारों और गलियारों का निरीक्षण किया। रात के अंधेरे में, जब सब सो रहे थे, बीरबल ने कुछ हलचल महसूस की। उन्होंने देखा कि एक काला साया आकाश में एक छत से दूसरी छत पर उड़ता हुआ गया। वो कौवे जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका आकार कुछ बड़ा था। बीरबल ने मन ही मन कहा, क्या ये केवल एक साधारण पक्षी है या कोई संकेत? अगली सुबह बीरबल ने उस जगह की तलाशी ली जहां से साया उड़ता हुआ देखा गया था। छत की किनारी पर नुकीली नाखूनों की खरोंचें थी। नीचे जमीन पर एक छोटी सी चमकीली चीज पड़ी थी, नीलम की एक बूंद, बिल्कुल उस हार जैसी। अब बीरबल का शक गहराया। क्या चोर सच में इंसान नहीं बल्कि कोई पक्षी हो सकता है? या फिर कोई चोर इस पक्षी की मदद से चोरी कर रहा है? बीरबल दरबार में पहुंचे और पूछताछ शुरू की। तभी एक बूढ़ा दरबारी बोला, हुजूर, वर्षों पहले एक कौवा महल में बहुत आता था। उसे लोग राजा कौवा कहते थे। बहुत चालाक था, दरबारियों की चीजें चुराकर छतों पर ले जाता। बीरबल की आंखों में चमक आई। क्या वो कौवा अब भी आता है? कभी कभी, पर अब वो अकेला नहीं होता। कहते हैं उसके साथ और केवे भी होते हैं, और वे सामान्य पक्षी नहीं लगते। बीरबल ने 2 गुप्तचरों को जंगल की दिशा में भेजा, जहां से कौवे अक्सर उड़ते आते थे। दिन ढलते ढलते वे लौटे और बोले, महाराज, जंगल के भीतर एक पुराना खंडहर है। वहां बड़ी संख्या में कौवे एकत्र रहते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि वहां चमकती चीजों का ढेर है। बीरबल अब पूरी कहानी को जोड़ने लगा था। बीरबल ने महल की छत पर एक झूठा हार रखा, बिल्कुल असली हार की तरह दिखने वाला। उन्होंने रात भर पहरा भी लगाया। आधी रात को वही काला साया आया और हार को अपने पंजों में जकड़कर उड़ गया। बीरबल ने तुरंत पीछा शुरू किया, घोड़े पर, चुपचाप, बिना किसी को जगाए। कौवा सीधा जंगल की तरफ उड़ गया और एक पेड़ के नीचे गायब हो गया। सुबह होते ही बीरबल जंगल पहुंचे और उस पेड़ की तलाशी ली। नीचे जमीन में एक छेद था, जिसे सूखी टहनियों से छिपाया गया था।
उसमें उतरने पर एक संकरा सुरंग मिली जो एक खंडहर में जाकर खुलती थी। खंडहर के भीतर अचंभा, कीमती गहनों, मोहरों और अन्य वस्तुओं का अंबार लगा था। पर वहां केवल केवे नहीं थे, वहां एक व्यक्ति भी था। चेहरे पर मास्क, हाथों में दस्ताने और शरीर पर काले रंग की पोशाक। बीरबल ने कहा, तो ये तुम हो, दरबार का चोर। लेकिन उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, चोर? मैं तो केवल उन कवों का दोस्त हूं जिन्हें तुम लोग डर और शक की निगाह से देखते हो। असली चोर कोई और है, बीरबल। तुम सोच भी नहीं सकते कौन। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार लाया। उसका मास्क हटाया गया और सभी चौंक गए। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि महारानी का बचपन का मित्र अमरजीत था, जो वर्षों पहले गुम हो गया था। अकबर ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? अमरजीत ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी ने भेजा था, कोई जो दरबार के बहुत करीब है। वो चाहता है कि अकबर का विश्वास अपने वफादारों से उठ जाए। वो चाहता है कि तुम बीरबल को भी शक की निगाह से देखो। अकबर और बीरबल दोनों सन्न रह गए। बीरबल ने पूछा, कौन है वो? क्या तुम नाम बताओगे? अमरजीत हंसा, नाम? अभी नहीं। हर कहानी का रहस्य एक ही बार में उजागर नहीं होता, बीरबल साहब। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की, पर उनके मन में भी अब शक की हल्की सी परछाई थी। महल की दीवारें चुप थी, पर किसी को नहीं पता था कि उस रात राजमहल में भारी सन्नाटा था। अमरजीत की गिरफ्तारी के बाद अकबर का दरबार सतर्क हो गया। लेकिन अमरजीत ने जो संकेत दिया था, असली चोर दरबार के बहुत पास है, वो बीरबल को बेचैन कर रहा था। अकबर ने भले ही अपनी चिंता प्रकट न की हो, लेकिन उनके व्यवहार में बदलाव साफ था। वे अब पहले की तरह बीरबल की बातों को तत्काल नहीं मानते थे। कुछ तो था जो अकबर और बीरबल के बीच की पारदर्शिता में दीवार बनने लगा था। और उसी दौरान एक और घटना घटित हुई जिसने पूरे साम्राज्य की जड़ों को हिला कर रख दिया। अमरजीत को कैद में रखे तीसरा दिन था। महल के मुख्य पुस्तकालय में एक पहरेदार की लाश पाई गई। उसके हाथ में खून से सना एक केवे का पंख था। उस पुस्तकालय में पुराने राजपत्र, गुप्त संधियां और युद्ध नीतियों की पांडुलिपियां रखी थी। बीरबल ने तत्काल स्थल का निरीक्षण किया। खून के धब्बे जमीन पर गोलाकार में फैले थे। दीवार पर पंजों के निशान थे, इंसानी नहीं, पक्षियों जैसे। मगर पंख वो सामान्य कवे का नहीं था, उस पर कुछ लिखा था। बेहद बारीक अक्षरों में फारसी में लिखा था, काली सभा फिर से जाग उठी है। ये तो बस शुरुआत है। बीरबल चौंक उठे। काली सभा, ये नाम उन्होंने केवल एक बार सुना था, बरसों पहले, जब वे एक गुप्त विद्वानों की सभा के बारे में पढ़ रहे थे। ये लोग गुप्त रूप से साम्राज्य की नीतियों को प्रभावित करते थे, पर उनकी पहचान और उद्देश्य आज तक रहस्य बने हुए थे। बीरबल ने अमरजीत से मुलाकात की। काली सभा क्या है? बीरबल ने पूछा। अमरजीत हंसा, जिस दिन तुम समझोगे कि कवे सिर्फ उड़ते नहीं, बल्कि निगरानी भी करते हैं, उस दिन शायद तुम अपने आसपास के हर व्यक्ति पर शक करने लगोगे। क्या तुम उनके सदस्य हो? नहीं, मैं सिर्फ डाकिया हूं। असली खिलाड़ी तो छाया में है, बीरबल। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वहां भय नहीं था, बस एक गहरी पीड़ा और घृणा। अब बीरबल को यकीन हो गया कि काली सभा की पहुंच दरबार तक है। लेकिन कौन? रक्षकों में से किसी दरबारी में, या रसोई में काम करने वाला कोई? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजमहल में 2 नकली दस्तावेज बनवाए। एक में लिखा था कि अकबर बंगाल के राजाओं से गुप्त संधि करने वाले हैं। दूसरे में लिखा था कि बीरबल को दरबार से हटाया जा रहा है। इन दोनों दस्तावेजों को उन्होंने अलग अलग स्थानों पर गलती से छोड़ दिया। अब देखना था कि किसकी खबर बाहर जाती है। 3 दिन बाद बंगाल से संदेश आया। वहां के राजा ने अकबर के प्रस्ताव को लेकर जवाब भेजा, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया था। इसका मतलब साफ था,
दरबार का कोई व्यक्ति गुप्त सूचनाएं बाहर भेज रहा था। एक रात जब बीरबल अकेले पुस्तकालय में थे, एक छाया चुपचाप उनके पीछे आई। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक काला कौवा उनके कंधे पर आ बैठा। उसके पंख से बंधा एक कागज था। आओ, हमें तुमसे बात करनी है। आज रात नदी के पार वाले पुराने शिव मंदिर में अकेले आना। बीरबल ने खत जलाया और तय किया, उन्हें जाना होगा। ये शायद वही काली सभा थी। रात के तीसरे पहर बीरबल चुपचाप महल से निकले और नाव से नदी पार की। मंदिर सुनसान था, बस दीपक की मंद लौ जल रही थी। तभी वहां 7 आकृतियां उभरी। सबके चेहरे पर नकाब, पर आंखें चिरपरिचित जानकारों जैसी थी। उनमें से एक बोला, बीरबल, तुम्हें क्यों लगता है कि साम्राज्य सुरक्षित है? तुम्हें लगता है कि विद्वता से ही सब सुलझ जाएगा? दरबार की छाया में बहुत कुछ सड़ चुका है। हम बदलाव चाहते हैं और हम जानते हैं तुम हमारी मदद कर सकते हो। बीरबल ने पूछा, अगर तुम सच में देश के भले के लिए काम कर रहे हो तो गुप्त रूप क्यों? क्योंकि दरबार में हमारे विरोधी बहुत हैं। कुछ इतने ताकतवर कि वे सम्राट की आंखों से भी ओझल हैं। और अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूं तो फिर एक दिन तुम्हारे अपने लोग भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। काली सभा ने बीरबल को एक दस्तावेज सौंपा। सम्राट अकबर की सेना के 2 प्रमुख सेनापतियों की गुप्त बातचीत, जिसमें सम्राट की सत्ता को कमजोर करने की योजना थी। बीरबल स्तब्ध रह गए। क्या ये जाल है या सच्चाई? उन्होंने दस्तावेज की जांच की। हस्ताक्षर, मोहर, लेखनी की शैली, सब कुछ असली लग रहा था। अब बीरबल एक दोराहे पर खड़े थे। क्या वे अकबर को यह सच बताएं? क्या वो उन पर विश्वास करेंगे? अगले दिन दरबार में बीरबल ने दस्तावेज अकबर को सौंपा। अकबर ने कहा, क्या ये वही दस्तावेज है जो तुम्हें किसी पक्षी ने लाकर दिया? बीरबल ने हां में सिर हिलाया। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, मैं अब तक तुम्हारे बुद्धि का सम्मान करता आया हूं, लेकिन अब पक्षियों और भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं कर सकता। यह पहला अवसर था जब बीरबल को लग रहा था सम्राट की आंखों में उनके लिए संदेह है। इसी दौरान महल के भीतर एक और चौंकाने वाली घटना घटी। शाही पालतू जानवरों की देखभाल करने वाले सेवक का शव मिला। उसके कमरे में कई केवों की खालें, अजीब औषधियां और एक गुप्त सुरंग का नक्शा मिला। उस सुरंग के माध्यम से महल से बाहर जाया जा सकता था और वापस भी आया जा सकता था। बीरबल ने सुरंग की खुदाई करवाई और वहां एक और शव मिला। यह शव एक साधु के वस्त्रों में था, पर उसका चेहरा दरबार के संगीतकार जैसा था। अब यह साफ था, काली सभा केवल एक विचार नहीं थी, ये एक विस्तृत षड्यंत्र था जो वर्षों से महल के भीतर पल रहा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, आज सुबह एक कौवा मेरी खिड़की पर बैठा था। उसने एक पत्र गिराया। पत्र में लिखा था, आपके वफादार सलाहकार की हत्या की योजना बन चुकी है। ये उनका अंतिम संदेश होगा। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, शायद अब आप मानेंगे कि ये पक्षी केवल संकेत नहीं, संदेशवाहक है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे सबूत चाहिए, कहानी नहीं। बीरबल ने अमरजीत को मुक्त करवा लिया। उन्होंने उसे अंतिम बार बुलाया और कहा, अब वक्त है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। अमरजीत ने धीरे से कहा, बीरबल जी, आप बहुत निकट हैं, पर अभी नहीं। काली सभा केवल एक परछाई है। असली अंधकार तो उसकी परछाई के भीतर है। अगर मैं आज बोलूं तो आप मुझे कल तक जिंदा नहीं रख पाएंगे। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? कर रहा हूं और करता रहूंगा। बस जब अगली बार कौवा आए, उसकी आंखों में जरूर झांकना। वहां आपका उत्तर मिलेगा। उस रात बीरबल ने महल की मीनार से आकाश की ओर देखा। एक कौवा उड़ रहा था। उसकी आंखें लाल थी और पंजों में एक नीलम था। क्या यह वही था जो पहली चोरी के दिन चुराया गया था? राजमहल अब पहले जैसा नहीं रहा। शांति का मुखौटा ओढ़े उसके भीतर कुछ गहरा और भयावह पल रहा था। कौवों के पंख
अब केवल उड़ान नहीं भरते, वे संदेशवाहक बन चुके थे, रहस्य रचते और उजागर करते थे। बीरबल, जिन्होंने अब तक कई पेचीदा मामलों को सुलझाया था, अब खुद एक ऐसे जाल में उलझते जा रहे थे जहां हर सुराग और हर संकेत एक नए रहस्य को जन्म देता। अमरजीत की बातों ने उनके मन में यह स्पष्ट कर दिया था, ये सिर्फ गहनों की चोरी नहीं थी, ये एक राजनीतिक और आध्यात्मिक षड्यंत्र था। बीरबल ने एक बार फिर पुस्तकालय की ओर रुख किया। वहां की अलमारियों के पीछे उन्होंने एक बेहद पुरानी किताब पाई, बिना शीर्षक की, केवल काले धागों से बुनी गई एक परत में लिपटी। जब उन्होंने उसे खोला तो एक नक्शा गिरा। ये एक छिपे हुए स्थान नक्तकोट का नक्शा था, जो कि किसी जमाने में मुगल साम्राज्य के अज्ञात हिस्से में स्थित था। वहां लिखा था, जहां सच्चाई छिपती है वहीं से अंधकार जन्म लेता है। बीरबल ने तय किया, उन्हें नक्तकोट जाना होगा। बीरबल कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकले, जो राजधानी से दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला था। रास्ते में उन्हें कोई नजर नहीं आया, केवल कौवे पेड़ों पर, शाखाओं के नीचे और कई बार सिर के ऊपर मंडराते। अचानक एक रात कैंप के पास एक सैनिक की चीख सुनाई दी। दौड़कर जब बीरबल पहुंचे तो देखा, सैनिक का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी हथेली पर किसी ने अग्नि से जलाकर एक चिन्ह अंकित कर दिया था, एक आंख जिसके भीतर किवे का पंख था। जंगल के बीच में अचानक धरती नीचे धंसी और एक तहखाना उभरा। वो नक्तकोट था। ये कोई किला नहीं, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान गुहा थी। अंदर हजारों पुस्तकों, मूर्तियों, रत्नों और एक अद्भुत सभागृह का दर्शन हुआ, जहां दीवारों पर नक्काशी थी जो काली सभा के इतिहास को दर्शा रही थी। बीरबल को वहां एक और दस्तावेज मिला, चौथा घोषणा पत्र। उसमें लिखा था, हम न तो सत्ता चाहते हैं, नहीं ताज। हम केवल वो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं जिसे दरबार सदियों से दबा रहा है, वो सत्य जो अकबर को भी नहीं पता। घोषणा पत्र में यह भी लिखा था कि सम्राट अकबर के पिता हुमायूं ने अपने शासनकाल के अंत में एक अलौकिक पुस्तक छुपाई थी, चेतना ग्रंथ। यह पुस्तक साधारण नहीं थी, ये उन गुप्त विचारों और सिद्धांतों को समेटे हुए थी जो मनुष्य के विचारों को नियंत्रित कर सकते थे। काली सभा उसी पुस्तक की खोज में थी और उनके अनुसार वो पुस्तक अब भी महल में ही कहीं छिपी थी। बीरबल जब नक्तकोट से लौटे तो देखा, महल का माहौल और भी भयावह हो गया था। सम्राट अकबर बीरबल से अब खुलकर बात नहीं करते थे। उनके सलाहकारों में एक नया चेहरा उभरा था, मिर्जा साहिब, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो हाल ही में दरबार का हिस्सा बना था। मिर्जा का चेहरा हमेशा एक हल्की मुस्कान से ढका होता और उसकी आंखें गहरी नीली थी। वो अक्सर खामोशी से कौवों को दाना डालते हुए देखा जाता था। बीरबल को यकीन हो गया, ये व्यक्ति सामान्य नहीं है। बीरबल ने एक रात महल के भीतर एक छिपे कमरे में मिर्जा साहिब का पीछा किया। वहां उन्हें एक गुप्त सभा चलती दिखी, 5 लोग, सभी नकाब में, और केंद्र में एक टेबल पर चेतना ग्रंथ जैसा कुछ रखा हुआ था। मिर्जा बोल रहा था, राज्य की सत्ता अब विचारों से चलेगी। अकबर तो केवल एक चेहरा होगा और बीरबल, उसे या तो शामिल होना होगा या नष्ट। बीरबल ने सब सुना, लेकिन निकलते समय एक जरा सी आहट हुई और अगले ही पल 2 लोग उसके पीछे भागे। बीरबल को पकड़ा गया, लेकिन हैरानी की बात, उन्हें महल के कारागार में नहीं, बल्कि महल के अधिपति की व्यक्तिगत कोठरी में रखा गया। अकबर खुद वहां आए। बीरबल, उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जहांपनाह कि आपको बहुत कुछ नहीं बताया गया है। और क्या तुम सोचते हो कि कौवे सच में संदेशवाहक है? नहीं, कौवे सिर्फ प्रतीक है, जहांपनाह। पर उनके जरिए जो बातें सामने आ रही हैं, वे पूरी व्यवस्था को पलट सकती है। अकबर चुप हो गए। अकबर ने गुप्त रूप से बीरबल को छोड़ा और मिर्जा पर निगरानी रखी जाने लगी। कुछ ही दिनों में खुलासा हुआ कि मिर्जा साहिब वास्तव में
फारस से आए एक जादूगर थे, जिन्होंने मन नियंत्रण की कला सीखी थी और अब उसका प्रयोग अकबर के दरबार में कर रहे थे। उनके पास सचमुच एक ग्रंथ था, लेकिन वो चेतना ग्रंथ नहीं था, बल्कि उसका एक अधूरा संस्करण। अकबर ने मिर्जा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, परंतु अगली सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे तो देखा पूरा दरबार खून से सना था। कई दरबारी मारे जा चुके थे, मिर्जा गायब था और दरबार के ऊपर मंडरा रहे थे सैकड़ों काले कौवे, हर एक के पंखों में एक सूचना का टुकड़ा बंधा हुआ। बीरबल ने एक टुकड़ा खोला। अब विचार स्वतंत्र होंगे। राजा को राजा बनाने वाले अब कौवे नहीं, परछाइयां होंगी। राज्य में आपातकाल लग चुका था। अकबर और बीरबल दोनों चुप थे। चेतना ग्रंथ का असली संस्करण अब भी कहीं छुपा हुआ था। अमरजीत फिर से लापता हो चुका था। बीरबल ने महल की सबसे ऊंची मीनार से देखा। आकाश में एक कौवा उड़ रहा था। उसकी आंखों में चांदी का अक्स था। और फिर एक हल्की फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजी। क्या तुम तैयार हो, बीरबल? ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो रात पूरी राजधानी के लिए भयानक थी। मिर्जा साहिब का अचानक गायब हो जाना, दरबार में कई दरबारियों का कत्ल और हर केवे की चोंच में बंद एक संदेश। एक ऐसा संकेत था जो केवल बीरबल को समझ में आया। उस रात बीरबल ने खिड़की से आकाश की ओर देखा। वो कौवा फिर दिखाई दिया, जिसकी आंखें नीली थी। ये वही कौवा था जिसे बीरबल ने पहली चोरी की रात देखा था। पर इस बार उसकी चोंच में एक पत्र नहीं, एक अंगूठी थी, जिस पर अ उकेरा गया था। बीरबल समझ गए, ये सीधा संदेश अकबर के लिए था। जब बीरबल ने अंगूठी अकबर को सौंपी, अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। ये अंगूठी, ये तो मेरे पिता हुमायूं की है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मृत्यु से पहले ही जलवा दी थी। ये यहां कैसे पहुंची? बीरबल ने पूछा। क्या यह संभव है कि वो अंगूठी नष्ट नहीं हुई थी? अकबर ने सिर हिलाया। और अगर यह सच है तो इसका अर्थ है हुमायूं ने कुछ छिपाया था। शायद वो चेतना ग्रंथ जिसे लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। 3 सप्ताह बीत गए। अमरजीत, जो दरबार से गायब हो गया था, एक रात अचानक बीरबल के कक्ष में प्रकट हुआ। वो पहले से ज्यादा शांत मगर थका हुआ लग रहा था। वे जाग चुके हैं, बीरबल। अब वक्त बहुत कम है। वे कौन? काली सभा के भीतर एक और सभा है, परछाई सभा। ये लोग चेतना ग्रंथ को पाना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से पूरे साम्राज्य के विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं। क्या मिर्जा उसका हिस्सा है? नहीं, वो तो मोहरा था। असली नियंत्रक कोई और है, और वो दरबार में है। बीरबल ने ध्यान दिया कि दरबार के कई पुराने अधिकारी एक एक कर बीमार हो रहे हैं और उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख था नसीरुद्दीन, जो अब सेनापति बन गया था। उसकी चालढाल मिर्जा जैसी ही थी। वो अक्सर शतरंज खेलता, पर उसकी हर चाल सत्ता के ढांचे को बदलने के इरादे से होती। बीरबल ने एक बार उससे पूछा, तुम्हें शतरंज इतना क्यों भाता है? नसीरुद्दीन मुस्कराया, क्योंकि इसमें एक भी प्यादा राजा को मार सकता है, अगर सही चाल चले। राजमहल में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, काला कमरा। कहा जाता था कि वहां अकबर के दादा बाबर ने युद्ध के दौरान रक्त से कुछ लिखा था, जिसे केवल राज्य के सच्चे संरक्षक ही पढ़ सकते थे। अमरजीत ने बताया कि चेतना ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ उसी कमरे की दीवार पर गुप्त रूप में उकेरे गए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए एक विशेष मंत्रबद्ध दीपक की आवश्यकता होगी, जो केवल काली सभा के मुखिया के पास है। बीरबल ने योजना बनाई। मुखिया को पहचानो, दीपक प्राप्त करो और ग्रंथ को समझो, इससे पहले कि परछाई सभा पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर ले। बीरबल ने एक गुप्तचर को नसीरुद्दीन के पीछे लगाया। उस गुप्तचर ने 2 रातों बाद एक संदेश भेजा। मालिक, नसीरुद्दीन हर रात महल के सबसे पुराने कुएं में उतरता है। वहां कुछ है, पर मैं समझ नहीं पाया।
अगली सुबह वो गुप्तचर मृत मिला। उसकी आंखें खुली थी और उसके मुंह से केवे की काली पंखुड़ियां निकली थी। बीरबल ने तय किया, अब खुद जाना होगा। बीरबल और अमरजीत उस कुएं में उतरे। वहां पत्थरों के बीच से होते हुए एक संकरी सुरंग में प्रवेश किया, जहां से एक विशाल कक्ष खुलता था। वहां काले वस्त्रों में 13 लोग एक वृत्त में बैठे थे। परछाई सभा, बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उस पर वही दीपक था जिसकी तलाश थी, पर उस दीपक की लौ नीली थी। और जैसे ही बीरबल ने उसे छूने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने सारे दृश्य धुंधले होने लगे। कुछ आवाजें सुनाई दी। चेतना ग्रंथ सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे सहा जाता है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल बेहोश हो गए। जब बीरबल होश में आए तो वे खुद को एक अजीब संसार में पाए, जैसे उनके चारों ओर विचार तैर रहे हों। हर विचार में कोई दृश्य छिपा था। कभी युद्ध, कभी प्रेम, कभी धोखा। ये चेतना ग्रंथ की दुनिया थी। एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम सही विचार को पकड़ सको तो बाहर निकल जाओगे, अगर गलत तो तुम्हारी चेतना यही फंस जाएगी। सदा के लिए बीरबल ने अपने जीवन के सभी निर्णयों को याद किया, सभी फैसलों को परखा और अंततः एक विचार पकड़ा, सत्य का चयन, चाहे जितना कड़वा क्यों न हो। अगले ही क्षण उन्होंने पाया, दीपक अब उनके हाथ में था और वे परछाई सभा से बाहर निकल चुके थे। अब दीपक के साथ बीरबल काले कमरे की ओर बढ़े। अमरजीत ने पहरा दिया। कमरे में दीवार पर जैसे ही दीपक की नीली लौ पड़ी, उस पर से धीरे धीरे अक्षर उभरने लगे। ये भाषा संस्कृत, अरबी और फारसी का मिश्रण थी। वो कहती थी, जो राज्य को विचारों से चलाए वही सच्चा शासक। पर विचारों का स्वामी वो न बने जो स्वयं अंधकार में डूबा हो। बीरबल को समझ में आया, सत्ता का अर्थ केवल शासन नहीं, मानसिक आजादी है। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, तो क्या मैं केवल एक चेहरा हूं? क्या मेरे पीछे कोई और सोच रहा है? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, आप वो विचार है जिसने भारत को एक सूत्र में बांधा। पर अब समय आ गया है उस विचार को और मजबूत करने का। उसी क्षण एक कौवा आया। उसकी चोंच में कोई कागज नहीं था, बल्कि एक चाबी थी। अमरजीत ने धीरे से कहा, यही है शुरुआत। अब हमें उस दरवाजे को खोलना होगा जिसके पीछे राज्य का सच छिपा है। अभी नसीरुद्दीन जीवित था, पर गायब। काली सभा, परछाई सभा और चेतना ग्रंथ के पूर्ण रहस्य अभी उजागर नहीं हुए थे। अमरजीत एक अंतिम वाक्य कहकर गायब हो गया। हर राजा की छाया उसके सिंहासन से बड़ी होती है। संभल कर चलो बीरबल, अगली चाल किसी और की होगी। अंधकार सघन हो चला था। बीरबल की आंखों के सामने वो नीली लौ अब भी जल रही थी, जो चेतना ग्रंथ की दीवार पर छिपे अक्षरों को प्रकट कर रही थी। अमरजीत एक बार फिर गायब हो चुका था और दरबार में कई दरबारी मारे जा चुके थे। कौवे उड़ रहे थे, पर उनके पीछे कोई और उड़ान ले रहा था। वो जो न दिखाई देता था, पर हर जगह मौजूद था। बीरबल ने तय किया कि वो हर उस व्यक्ति से मिलेगा जिसने दरबार की संरचना में बदलाव लाया है। वो सबसे पहले नसीरुद्दीन के गुमशुदगी के रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक गुप्त पत्र अकबर के नाम आया। यदि बीरबल सच जानना चाहता है तो उसे तीसरी घड़ी की बेला में उस कुएं के पास आना होगा, जो उजरा हुआ है पर सच से भरा है। बीरबल अकेले वहां पहुंचा। कुएं के पास एक नकाबपोश खड़ा था। उसने बीरबल से कहा, तुम समझते हो कि सत्ता सिंहासन पर होती है, पर नहीं, वो वहां होती है जहां लोग अपना मुंह बंद रखते हैं और कान खुले। बीरबल ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, पर तभी वो अचानक पीछे हट गया और अंधेरे में गुम हो गया। बीरबल को वहां बस एक वस्तु मिली, एक छोटा शीशा जिसके किनारों पर फारसी में लिखा था, सच को देखने से पहले खुद को देखना सीखो। दूसरे दिन
दरबार में जोशपूर्ण बहस हो रही थी कि राज्य में फैले डर को कैसे खत्म किया जाए। तभी एक मंत्री ने अकबर को एक सुझाव दिया। राज्य में सख्ती बढ़ाई जाए, हर गली में जासूस तैनात किए जाए। बीरबल ने उसे टोका, क्या डर को और डर से मिटाया जा सकता है? मंत्री ने एक कागज पर कुछ लिखकर बीरबल की ओर फेंका। उसमें लिखा था, जो सत्य की खोज करता है वो सबसे पहले खुद की हत्या करता है। बीरबल समझ गया, ये मंत्री परछाई सभा का हिस्सा था। उसी रात वो मंत्री मृत मिला। उसकी उंगलियां नीली थी, होंठ पर स्याही का जहर लगा था। बीरबल अब जान चुका था कि चेतना ग्रंथ अधूरा है और अंतिम पृष्ठ सिंहासन की छाया के नीचे छिपा है। वही स्थान जहां सम्राट अकबर का सिंहासन है, लेकिन वहां तक पहुंचना असंभव था। तभी अमरजीत अचानक प्रकट हुआ, बेहद घायल अवस्था में। मैं उसे देख चुका हूं, बीरबल, असली नेता, परछाई सभा का संचालक। उसका नाम कोई नहीं जानता, पर वो दरबार में ही बैठता है। कैसे पहचाना तुमने उसे? उसकी आंखें, वो कभी पलके नहीं झपकाता। बीरबल चौंका। दरबार में ऐसा एक ही व्यक्ति था, राज्य का प्रमुख खजांची मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन शांत रहता था, हर फैसले पर बस सिर हिला देता था। लेकिन बीरबल ने उसकी गतिविधियां गुप्त रूप से देखी। हर रात वो अकेले दरबार के नक्शे को देखकर कुछ चिन्ह लगाता और फिर मिटा देता। बीरबल ने एक रात उसे रंगे हाथों पकड़ने का नाटक किया, पर मोहिउद्दीन मुस्कराया। तुम समझते हो, तुम बुद्धिमान हो, बीरबल, पर एक दिन बुद्धि भी भ्रम का शिकार होती है। तो क्या तुम परछाई सभा का हिस्सा हो? नहीं, वो बोला, मैं ही वो हूं जिसे तुम तलाश रहे हो। मोहिउद्दीन को पकड़ने का आदेश हुआ, लेकिन उससे पहले कि सैनिक उसे पकड़ते, उसने दरबार में एक वस्तु फेंकी। एक छोटी सी मोहर लगी शीशी। वो फूटी और वहां एक घना नीला धुआं फैल गया। सब दरबारी बेहोश हो गए। जब होश आया, बीरबल ने पाया सिंहासन के पास कुछ लिखा था। मैं वो विचार हूं जिसे मार नहीं सकते। मैं वो अंधकार हूं जो विचारों से भी तेज चलता है। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, राजा मैं हूं, लेकिन युद्ध तुम्हारा है। मुझे नहीं पता कि हम किससे लड़ रहे हैं, लेकिन जो भी है वो हम सब से आगे है। बीरबल ने उस शीशे को फिर देखा जो उसे कुएं के पास मिला था। जब उसने दीपक की नीली लौ में उस शीशे को रखा, तो शीशे ने कुछ उभारा, एक द्वार जो सिंहासन के नीचे है। अगली रात बीरबल ने वो द्वार खोला। नीचे एक सुरंग थी और उसमें लकड़ी का एक कक्ष। वहां चेतना ग्रंथ का दूसरा भाग रखा था। उसे खोलते ही शब्द हवा में तैरने लगे। राजा को मूर्त रूप में मत देखो, वो केवल प्रतीक है। असली राजा वो होता है जो सवाल पूछता है और उन्हें सहन करता है। बीरबल समझ गया, चेतना ग्रंथ सत्ता को नहीं, विचारों की आजादी को साधन बनाता है। सर्दियों की पहली सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया। मुझे लगता है अब तुम्हें मेरी जगह लेनी चाहिए। शायद तुम ही सही शासक हो। बीरबल मुस्कराया, नहीं, जहांपनाह, मुझे शासक नहीं बनना। मुझे केवल यह देखना है कि शासक सही राह पर चले। अकबर चुप रहे। तभी एक संदेश आया। अमरजीत फिर गायब हो गया था और उसके कमरे से केवल एक चीज मिली, एक सोने की पंखुड़ी जिस पर लिखा था, अब सब कुछ शून्य होगा। अगली सुबह से बीरबल एक बार फिर महल की मीनार पर चढ़ा। वहीं एक कौवा उसकी ओर उड़ता आया। इस बार उसकी चोंच में कुछ नहीं था, केवल उसकी एक आंख गायब थी। बीरबल ने देखा, कौवे की पीठ पर एक छोटा सा चिन्ह था, वही जो चेतना ग्रंथ में बार बार दिखता था। और तभी बीरबल के पीछे एक आवाज आई, अब कहानी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब कहानी तुम हो। अब जबकि बीरबल ने चेतना ग्रंथ का दूसरा भाग खोज लिया है, लेकिन तीसरा भाग अब भी गायब है। अमरजीत, मोहिउद्दीन और पूरी परछाई सभा कहाँ गायब हो गई? ये रहस्य बना हुआ है। दरबार अब शांत है, पर एक अज्ञात शत्रु
हर रात किसी न किसी गली में अपने संकेत छोड़ जाता है। जब बीरबल ने चेतना ग्रंथ के दूसरे भाग को खोज निकाला, तो वो समझ गया कि ये सिर्फ किसी किताब से ज्यादा था। ये सत्ता, विश्वास और मनुष्य के भीतर के संघर्ष की दास्ता थी। मोहिउद्दीन, अकबर और अमरजीत, तीनों की छवियां अब एक दूसरे से उलझ चुकी थी। परछाई सभा दरअसल उस पुरानी शक्ति की रक्षा कर रही थी, जो सत्ता के खेल के पीछे छुपी थी। बीरबल ने अंतिम बार उस रहस्यमय शीशे और नीली लौ के सामने खड़े होकर कहा, अगर ये सच है कि विचार सत्ता से बड़ी शक्ति है, तो क्या हम सोच सकते हैं कि सत्ता का अंत भी विचार से होगा? तभी कमरे में हलचल हुई। अमरजीत प्रकट हुआ, मगर उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब कौवे की तरह नीली चमक रही थी। बीछल, तुमने बहुत देखा, बहुत समझा, पर असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या परीक्षा? अमरजीत ने धीमे से कहा, यह परीक्षा है कि क्या तुम अपनी बुद्धि और साहस से इस सत्ता के जाल से बाहर निकल पाओगे, या तुम भी परछाई बन जाओगे। बीरबल की नजरें अमरजीत की नीली आंखों में टिकी थी। तभी खिड़की से एक कौवा उड़ता हुआ भीतर आया। उसकी चोंच में एक लिफाफा था, जिस पर एक संदेश लिखा था, सत्ता वो नहीं जो दिखाई देती है, बल्कि वो है जो छुपी रहती है। आखिरी चाल अब बीरबल के हाथ में है। बीरबल ने लिफाफा खोला। उसमें एक नक्शा था, एक ऐसे स्थान का जहां परछाई सभा का असली गढ़ छुपा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरी बुद्धि हो, मेरी आखिरी उम्मीद। पर क्या तुम तैयार हो उस सत्य के लिए जो तुम्हें खुद से भी जुदा कर देगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई का कोई अंत नहीं। ये हमेशा हमारे सामने नए प्रश्न लेकर आती है। और तभी बाहर से केवे की एक तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने एक नई पहेली खोल दी हो। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सम्राट अकबर की प्रजा में भय की लहर दौड़ रही थी, और बीरबल के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, दरबार में कौवे क्यों अचानक से बढ़ गए हैं? और क्या दरबार के भीतर कोई ऐसा है जो उनके जरिए शासन को कमजोर करना चाहता है? बीच में अकबर भी उलझा था। उसकी आंखों के सामने सत्ता के स्तंभ हिल रहे थे। पर बीरबल एक बात जान चुका था, यह लड़ाई केवल शतरंज की चाल नहीं, बल्कि मन और बुद्धि की लड़ाई थी। एक ठंडी शाम, जब बीरबल अपने कक्ष में बैठा था, दरवाजे पर एक अनाम लिफाफा आया। लिफाफे पर लिखा था, सत्ता की असली जड़ देखना हो तो उस कीवे की उड़ान पर नजर रखो जो सबसे ऊंचा उड़ता है। बीरबल ने अंदर झांकते हुए एक छोटा सा शीशा निकाला, जिस पर नीली रोशनी में अजीब सी लकीरें चल रही थी। ये वही शीशा है जो मुझे कुएं के पास मिला था, और अब ये हमें कुछ बड़ा बताने वाला है, बीरबल ने खुद से कहा। अगले कई दिनों तक बीरबल ने दरबार में छुपे हर व्यक्ति पर नजर रखी, कौवों की चाल भी देखी। अचानक उसे लगा कि ये कौवे दरबार में किसी के इशारे पर उड़ रहे हैं। एक रात बीरबल ने अपने एक विश्वसनीय सेवक से कहा, मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए जहां अकबर का पुराना सिंहासन रखा है। वहां कोई सुराग छुपा है। वो सुराग बीरबल को एक भूमिगत सुरंग तक ले गया, जिसमें कुछ ऐसे निशान थे जो चेतना ग्रंथ के पन्नों पर लिखे संकेतों से मेल खाते थे। खजांची मोहिउद्दीन, जो सदैव शांत और गंभीर रहता था, अचानक बीरबल के संदेह की वजह बन गया। बीच दरबार में जब सभी एक सभा में जुटे थे, बीरबल ने उसे सामने बुलाया। मोहिउद्दीन, तुम्हारे पिछले कुछ कामों में कुछ रहस्य छुपा है, क्या तुम हमें सच बताओगे? मोहिउद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, शब्दों से अधिक मेरी नजरों को देखो, वे कभी झूठ नहीं बोलती। बीरबल ने उनकी आंखों में झांका और पाया कि मोहिउद्दीन की आंखें किवे की तरह चमक रही थी। अमरजीत, जो पहले से गायब था, अचानक फिर से नजर आया, लेकिन अब वो बदला हुआ था। उसकी आंखें अब नीली थी, और उसकी आवाज में एक अलग सी ठंडक थी। बीछल, तुम बहुत कुछ जान गए हो, पर क्या तुम अपनी बुद्धि और धैर्य से इस रहस्य को समझ पाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे सच जानना है,
चाहे वो कितना भी काला क्यों न हो। अमरजीत ने बीरबल को एक गुप्त सभा के बारे में बताया। परछाई सभा, ये दरबार के भीतर छुपा हुआ एक गुप्त समूह था जो सत्ता को अपनी मर्जी से नियंत्रित करता था। बीच में मोहिउद्दीन भी इस सभा का नेता था, लेकिन इस सभा के और भी सदस्य थे जिनका असली चेहरा किसी को नहीं पता था। बीरबल ने तय किया कि वो इस सभा के नेटवर्क को तोड़ेगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर गुप्त रूप से इस जाल को समझना शुरू किया। लेकिन परछाई सभा भी हर कदम पर बीरबल के आगे एक कदम आगे थी। हर योजना पर सवाल उठते रहे। एक रात बीरबल को एक सपना आया जिसमें उसे सिंहासन के नीचे छिपा हुआ एक गुप्त तहखाना दिखा। सपने के अनुसार बीरबल ने दरबार के मुख्य हॉल के सिंहासन के नीचे खुदाई कराई। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें चेतना ग्रंथ के अंतिम पन्ने थे। पन्नों पर लिखा था, सत्ता केवल मूर्त नहीं बल्कि विचारों और विश्वास की गठरी है। जो इसे समझेगा वही राजा होगा। जब बीरबल ने ये ज्ञान अकबर के सामने रखा तो सम्राट भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, शायद हम सब गलत थे। सत्ता की लड़ाई में हमने अपना ही अस्तित्व खो दिया। बीच में मोहिउद्दीन ने अपनी असलियत स्वीकार की। वो दरबार की परछाई सभा का मुखिया था, पर उसने कहा, मैंने इस सभा को इसलिए बनाया ताकि सत्ता, भ्रष्टाचार और अनिश्चितता से बची रहे। हम वो हैं जो अंधेरे में रोशनी जलाते हैं। अब बीरबल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो इस शक्ति को खत्म कर देगा या इसके साथ जाएगा? अमरजीत ने कहा, तुम्हें खुद को खोना होगा, तभी तुम्हें ये मिलेगा। बीच में कौवे फिर से उड़ते हुए आए और एक बार फिर उसी नीली आग ने तहखाने को रोशन किया। बीरबल ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। वो सत्ता का हिस्सा बनेगा, लेकिन अपने तरीके से। वो परछाई सभा को नियंत्रित करेगा, लेकिन जनता के हित में।